हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की शाओ को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर सोलिंग के साथ रोड क्रॉस कर रही थी। तभी उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है और शाओ सोलिंग को धक्का देकर उसे बचा लेती है। कुछ देर के बाद ही शाओ अपने पेंडेंट को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और फिर सोलिंग से कहती है कि मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। आज मैंने तुम्हारी लाइफ के ऊपर आने वाला खतरे को हटा दिया और तुम्हारी जान बचा ली। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि सोलिंग की मदर वहाँ पर आ गई थी जो कि शाओ का थप्पड़ मारते हुए कहती हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। और शाओ बोलती है कि आप क्या कह रहे हैं। तो सोलिंग भी खड़ी हो गई थी और कहती है कि यहाँ पर तुम सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए थी जो आज तुमने मेरी बचा ली। तुम मेरी सिस्टर नहीं हो तो इसके बारे में सोचना भी मत। और इसके साथ ही सोलिंग ये भी कहने लगी थी कि जल्दी से अपनी चीजें उठाओ और यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो। अपने फियांसे के पास वापस चली जाओ जो कि कंट्री साइड पर रहता है और बहुत ही ज्यादा पुअर है। और ये कहते हुए सोलिंग अपनी मदर के साथ वहाँ से चली गई थी और उनके जाने पर शाओ उन्हें आवाजें देने लगती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब वो दोनों नहीं रुकती हैं तो शाओ गुस्से से खड़ी हो चुकी थी और कहती है कि मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम्हें सिर्फ डिजास्टर से बचने के लिए मेरी हेल्प की जरूरत थी। लेकिन कोई बात नहीं, मास्टर ने कहा था कि जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है और जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा ही होगा। और इसके साथ ही हमें सोलिंग और उसकी मदर के साथ एक ब्लैक ओरा भी दिखाया जाता है जो कि एक इवल ओरा था। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि गाड़ी में से फू निकलकर बाहर आ गया था जो कि शाओ को अपना हाथ देता है और उसका हाथ पकड़ते हुए शाओ खड़ी हो चुकी थी। और वो कहने लगा था कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। जिस पर शाओ काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और कहती है कि मैंने तो सुना था कि तुम काफी ज्यादा पुअर हो, फिर तुम ये गाड़ी लेकर क्यों आए हो? इस सब की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है कि इसका कितना ज्यादा लोन बन जाएगा, वो हम कैसे पे करेंगे? शाओ बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी थी और कहती है कि ये तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी पे नहीं कर पाएगी और फिर हमारी ग्रेव्स पर लिखा जाएगा कि हमें इतना ज्यादा लोन पे करना है। लेकिन शाओ की बात सुनते हुए फू कहने लगा था कि तुम्हें किसने कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है? और शाओ कहने लगी थी कि तुमने ही तो कहा कि तुम्हारी फैमिली कैटल्स पालती है। और वो कहने लगा था कि बिल्कुल, लेकिन ये हमारा बिजनेस है और ये बहुत ही ज्यादा जगह पर फैला हुआ है और इससे हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। और शाओ बोलने लगी थी लेकिन तुम लोग तो आइलैंड पर रहते हो ना? और वो कहने लगा था कि यहाँ पर 50 आइलैंड्स हैं और वो सारे ही वो फैमिली के हैं। और ये बात सुनते हुए शाओ तो शॉक ही हो गई थी कि उसका फियांसे इतना ज्यादा रिच है। और वो कहने लगा था कि मुझे ग्रैंडपा ने तुम्हें लाने के लिए बोला और मैं बहुत ज्यादा बिजी था इसीलिए बिना किसी तैयारी के आ गया। और इस पर शाओ सोचने लगी थी कि अभी ये बिना किसी तैयारी के आया है तो अगर ये तैयारी के साथ आएगा तो क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हम सोलिंग और उसकी मदर में सू को देखती हैं जो कि एक साथ बैठी ड्रिंक कर रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उनकी शाओ से जान छूट गई। और सोलिंग अपनी मदर की तरफ ड्रिंक लेकर आते हुए हंसते हुए बोलती है कि उस बेवकूफ शाओ को सच में ये लगता था कि वो हमारी जान बचा रही है यहाँ पर रहकर और अगर वो हमारे साथ अच्छा करेगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बेवकूफ कहेगी। और फिर वो मिस सू से कहने लगी थी कि अब हम स्काई प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। जिस पर मिस सू कहने लगी थी कि वो तो तुम्हें ही मिलेगा, आखिर तुम इतनी ज्यादा प्यारी जो हो। और फाइनली अब हमारे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा और हम भी रिच कहलाएंगे। और इसके साथ ही मिस सू ये भी कहने लगी थी कि पता नहीं बेचारी शाओ को अब कैसी लाइफ मिलेगी। और ये बात सुनते हुए सोलिंग के फेस पर एक इवल स्माइल आ चुकी थी। और दूसरी तरफ हम फू को देखते हैं जो कि शाओ को लेकर अपने घर आ चुका था और सभी सर्वेंट्स उन दोनों को ग्रीट करते हैं। और ये सब देखकर तो शाओ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि ये सब क्या है। और फू उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहने लगा था कि फिक्र मत करो, आज के बाद कोई भी तुम्हें बुली करने की कोशिश भी नहीं करेगा क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। अब शाओ और फू के साथ जैसे ही घर के अंदर इंटर करती है तो वो तो शॉक ही रह गई थी इतना बड़ा घर देखकर। और फू उसको बताने लगा था कि यहाँ पर जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा भी है। जिसके बाद वो शाओ की गर्दन पर एक कट देखता है और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन शाओ तो ये देखकर ही बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली वो रिच हो गई। शाओ को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था किसी भी बात पर, इसीलिए वो फू के माथे पर हाथ रखते हुए बोलती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या सच में ये घर पैसा सब कुछ मेरा होने वाला है? और इस पर फू कहने लगा था कि अपने कपड़े चेंज करो और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, कल हम ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाएंगे। और ये कहकर फू वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद शाओ सोचने लगी थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और ये भी कहने लगी थी कि अपने पेरेंट्स को वो खुद ढूंढेगी ताकि उनके साथ एक अच्छी लाइफ गुजार सके। और अपनी पावर्स का यूज करते हुए जैसे ही वो फू को वहाँ से जाते हुए देखती है तो फू के ऊपर भी एक इवल एनर्जी थी।
अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम लाओ वैन को देखते हैं जो कि एक जगह आकर अपनी गाड़ी से उतरता है और अपने गार्ड से पूछने लगा था कि क्या तुमने उस लेडी को ढूंढ लिया, और गार्ड्स बताने लगे थे कि नहीं, हम अभी तक उस लेडी को ढूंढ नहीं पाए हैं। और लाओ वैन कहने लगा था कि मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त और देता हूँ, जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढ लो कि आखिर वो है कहाँ। ये कहकर लाओ वैन दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि वो ओरा को देखता है जो कि एक घर से निकलकर ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था और उसे देखकर वो हैरान रह गया था। रात में हम फो को देखते हैं जो कि शावर को लेकर अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए चला गया था और ग्रैंडपा शावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और फिर वो कहती हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ खुश रहो, और उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे अपने ग्रैंडसन को भी देखना है, वो ट्विंस भी हो सकते हैं और ट्रिपलेट्स भी। और ये बात सुनते हुए तो शावर सोचने लगी थी कि ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे वो हमें इंसान नहीं बल्कि जानवर समझ रहे हों। नेक्स्ट मॉर्निंग फो और शावर मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं और कुछ ही देर में वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ गए थे और तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से नैन उतरी थी जो कि भागते हुए फू के पास आते हुए बोलती है कि तुमने ये मैरिज सर्टिफिकेट क्यों ले लिया। और इस पर शावर इसको बोलने लगी थी कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर इसने मैरिज सर्टिफिकेट ले भी लिया तो। नैन कहने लगी थी कि फू तुम जानते हो ना कि हम बचपन से एक साथ थे और इस लड़की से तुम शादी कैसे कर सकते हो, ये तो देखने में ही पुअर लग रही है। ये सुनते हुए तो शावर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन नैन की बात यहाँ पर पूरी नहीं हुई थी और इससे पहले कि वो कुछ और बोलती फू कहने लगा था कि ये मेरी मंगेतर है। और इससे पहले कि नैन कुछ और बोलती शावर ने उसको चुप करवा दिया था, ये कहते हुए कि तुम देख रही हो ना कि ये तुम्हें लाइक नहीं करता, फिर क्यों तुम मॉस्किटो की तरह इसके सर पर सवार हो और इसके ब्लड को तुम सक करना चाहती हो। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि कितने सालों से तुम मेरे हस्बैंड की फैमिली का खून चूस रही हो। और ये देखते हुए नैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। नैन इससे पहले कि कुछ और बोलती फू ने उसको चुप करवा दिया था और उसके बाद शावर का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मुझे अपने ऑफिस जाना है। एक बात का तुम ख्याल रखना कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला है जिसके लिए आज शाम 6 बजे पार्टी भी रखी गई है, तो अच्छे से रेडी होकर उसमें आ जाना। और ये कहकर फू अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया था और नैन भागते हुए उसके पास जाते हुए बोलती है कि मुझे पता है तुम उसको पसंद नहीं करते, लेकिन फू ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी और वो अपनी गाड़ी को लेकर वहां से चला गया था। और उसके जाने के बाद नैन शावर की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें वो हासिल नहीं करने दूंगी जो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास है। रास्ते में फू अपने असिस्टेंट से प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और रात के वक्त हम सूलिंग और मिस सू को देखते हैं जो कि उस पार्टी में पहुंच चुकी थी। और मिस सू तो वहाँ पर पहुंचकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और कहती है कि रिच लोगों की भी क्या जिंदगी है, कितने मजे हैं इनके। मिस सू वहाँ पर एक वाइन भी देख लेती है जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए वो सूलिंग को बताने लगी थी कि क्या तुम जानती हो कि ये वाइन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। इस पर सूलिंग कहने लगी थी कि इसका मतलब है आज यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं और मुझे लगता है यहाँ पर मिस्टर फू भी आएंगे, मजा आने वाला है। अभी वो दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि हॉल का गेट एक दफा फिर से खुलता है और शावर को ऐसे हॉल के अंदर इंटर होता देखकर सूलिंग तो शॉक ही रह गई थी और अपनी मदर को चीखते हुए बोलती है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है मदर। मिस सू अब शावर से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर शावर बोलती है कि वाह क्या इत्तेफाक है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इस पर सूलिंग कहने लगी थी कि यहाँ पर सिर्फ रिच लोग ही आ सकते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पर आओ, तुम्हें क्या यहाँ पर क्लीनर की जॉब मिल गई है। लेकिन हम शावर को देखते हैं जो कि सूलिंग की तरफ देखकर कहने लगी थी कि तुम बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। मिस सू शावर के बारे में सबको बताने लगी थी कि इसको हमने अडॉप्ट किया था और ये हमारी बेटी नहीं है, जिसके बाद सूलिंग उसके सामने वाइन फेंक देती है और तभी शावर कहती है कि आप लोग कितने बदतमीज हैं, मुझे एक टूल की तरह यूज किया और अब आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही। मैं यहाँ पर आज क्लीनिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, बल्कि आप दोनों का असली चेहरा लोगों को दिखाने के लिए आई हूँ। और ये कहकर शावर ने सूलिंग के ऊपर वाइन फेंक दी थी और सूलिंग शावर से बोलती है कि यहाँ पर मिस्टर फू आकर हमारा प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं, क्या तुम उनको जानते भी हो। और शावर कहने लगी थी कि हाँ बिल्कुल, वो मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है। और ये बात सुनते हुए सूलिंग हंसने लगी थी और कहती है क्या वो तुम्हारा ख्याल रखता है, मम्मा आपने सुना इसने क्या कहा। शावर सूलिंग और मिस सू के बारे में वहाँ पर बहुत ही बुरा भला बोल रही थी। जब मिस सू कहती है कि अब बस कर दो, शावर कहती है स्टार्ट तो आपने किया था, बस मैं क्यों करूँ। और सूलिंग गुस्से से बोलती है कि मुझे पता है हमने तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल दिया, तब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे इसीलिए तुम यहाँ पर ये हरकतें कर रही हो। लेकिन तभी शावर कहने लगी थी कि तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे नहीं है, और बहुत सा कैश निकाल के उसने सूलिंग के ऊपर फेंक दिया था। ये देखकर तो सूलिंग गुस्से से पागल ही हो चुकी थी और वो जल्दी से एक पेपर मंगवाती है
और शावर के हाथ पर उसने कट लगा दिया था और शावर से बोलती है कि इस पेपर के ऊपर अपने ब्लड से लिखो कि अब तुम्हारा हमारी सू फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। और शावर इसके लिए मान चुकी थी और अपने खून से उस पेपर पर ये लिख भी देती है। तो शावर ने जैसा ही वो लिखा था तो सब चीखने लगे थे कि अब तुम यहाँ से निकल सकती हो क्योंकि तुम्हारा अब सू फैमिली से कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन इतने में वहाँ पर फू आ चुका था जो कि शावर का हाथ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ। लेकिन शावर कोई भी रिप्लाई नहीं करती और सूलिंग उसको कुछ बताने ही वाली थी जब फू कहता है कि मैंने तुमसे बात भी नहीं की तो अपना मुंह बंद रखो। और फू फिर से शावर से कहता है कि तुम्हें पेन नहीं हुआ, तुमने ये कट क्यों लगाया है। और इस पर शावर कहने लगी थी कि हाँ थोड़ा सा पेन हुआ लेकिन इससे सारी डिजीज क्योर हो जाती है। अब सूलिंग बहुत ही ज्यादा ओवर एफिशिएंट बनकर फू को यह बात बताने लगी थी कि शावर को हमने अपने फैमिली से निकाल दिया है, अब हमारा इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, आप हमारे साथ प्रोजेक्ट साइन कर सकते हैं। इस पर फू कहने लगा था फिर तो मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए। और ये कहकर उसने सूलिंग को थप्पड़ मार दिया था और कहता है कि ये है मेरा थैंक यू। लेकिन मिस सू और सूलिंग को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया था और मिस सू कहती हैं कि अगर आप इस लड़की की वजह से हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका हमारे साथ रिलेशन नहीं है, हमारे पास इसका एविडेंस भी है। ये देखिए इसने अभी ओथ दिया था और अपने ब्लड से ये बात लिखी थी कि इसने अपना सारा रिलेशन हमसे खत्म कर दिया है। अब वो जैसे ही उसको देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो सोचने लगा था कि शावर ने इतने साल इस फैमिली में कैसे निकाले होंगे, इसको कितना ज्यादा बुली किया गया होगा। वो एक कॉल करता है, कहने लगा था कि सू फैमिली का अब शावर से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए सू फैमिली को कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलना चाहिए। और ये बात सुनकर मिस सू और सूलिंग जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी वो तो शॉक ही रह गई थी और कहती हैं कि इस लड़की के लिए आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो कहने लगा था ओ मुझे लगता है मैं कुछ गलत बोल चुका हूँ, मुझे कुछ और बोलना था। और ये बात सुनते हुए सूलिंग और मिस सू खुश हो जाती हैं कि चलो अब ये प्रोजेक्ट तो साइन हो जाएगा। और वो कॉल करते हुए बोलता है कि मैं ये बताना भूल गया कि सू फैमिली किसी भी रिच फैमिली के साथ कोऑपरेट ना कर पाए। और कुछ ही देर में वहाँ पर गार्ड्स भी आ चुके थे जो कि मिस सू और सूलिंग को वहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं और इस पर शावर स्माइल करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम शावर को देखते हैं जो कि अपने घर गई थी तो नैन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और शावर से कहने लगी थी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर शावर कहती है कि ये मेरा घर है तो मैं यहीं पर आऊंगी ना। और नैन कहने लगी थी बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये ब्रदर फू का घर है। और शावर कहने लगी थी कि आखिर तुम मुझे इतना ज्यादा हेट क्यों करती हो। जिस पर नैन कहने लगी थी कि मैं तुम्हें इसीलिए इतना ज्यादा हेट करती हूँ क्योंकि मेरे होने वाले हस्बैंड के तुम काबिल नहीं हो, इसलिए उससे दूर रहो। तब तक वहाँ पर फू भी आ चुका था और नैन से कहता है कि मेरा तो तुमसे भी कोई रिलेशन नहीं है तो अपने बारे में और मेरे बारे में गलत बातें फैलाना बंद करो। और शावर कहती है देखा सुन लिया तुमने, अब बेहतर होगा कि तुम चुप करके यहाँ से दफा हो जाओ। और फू शावर को लेकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर ही शावर कहने लगी थी कि ये स्मेल कैसी है, क्या तुम्हें स्मेल नहीं आ रही। और फू कहता है कि नहीं मुझे तो कोई भी स्मेल नहीं आ रही। और शावर अपनी पावर्स का यूज करते हुए चेक करने लगी थी और कहती है कि ये तो फेंग शुई की स्मेल है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई तो प्रॉब्लम है लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और अपनी पावर का यूज करते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी थी तो मिस जो से टकरा गई थी। और तभी फू कहता है कि मिस जो आपको देखकर चलना चाहिए और उसने शावर को भी गिरने से बचा लिया था। शावर फिर से अपनी पावर्स का यूज करते हुए जैसे ही जो को चेक करती है तो वो हैरान रह गई थी और कहती है कि इसके चारों तरफ भी वही ब्लैक एनर्जी है, वही इविल एनर्जी। और ये लड़की मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर किसी के साथ भी लॉयल होगी। और शावर ने ये बात फू को बता दी थी और फू कहता है कि मिस जो यहाँ पर काफी टाइम से रह रही हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे कि हमारी फू फैमिली को प्रॉब्लम हो। और इतने में वहाँ पर नैन भी आ गई थी और कहती है कि मेरी मदर के बारे में कुछ भी गलत मत बोलो, वो 20 साल से इस घर में है, तुम्हारी तरह नहीं कि कहीं से भी उठाकर इनको ले आओ। नैन अब यहीं पर शावर का मजाक उड़ाने लगी थी लेकिन शावर अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहती है कि इस औरत ने फू फैमिली की वेल्थ को चुराया है। और जो कहने लगी थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी नैन कहती है कि फू तुम चुप करके देखते रहोगे, कुछ तो बोलो, मेरी मदर कब से है यहाँ पर और तुम इनके बारे में ऐसी बातें सुन सकते हो। और फू कहने लगा था कि शायर नैन बिल्कुल ठीक कह रही है, आंट जो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है। और इस पर शावर कहती है कि लोग तो बदल जाते हैं फू। और नैन कहने लगी थी कि आखिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गई हो। जिस पर शायर कहती है कि एक कहावत है कि अगर तुम दूसरे लोगों के साथ बुरा करोगे तो कार्मा तुम्हारे साथ भी बुरा ही करेगा।
और नैन इस पर काफी ज्यादा गुस्से में आकर फू से कहती है कि फू अभी भी तुम कुछ नहीं बोलोगे, और फू ने वहाँ पर सर्वेंट्स को बुला लिया था। और नैन कहती है देखा, अब शार को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो सारे सर्वेंट्स आकर जो को पकड़ चुके थे, जिस पर नैन कहती है रुको 1 मिनट, यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। शार फू से कहने लगी थी कि मेरे पास इतनी पावर्स हैं कि तुम्हारा जितना भी पैसा गया है उसको मैं वापस ले आऊं, और मैं ये साबित भी कर सकती हूँ कि जो ने तुम्हारी वेल्थ को चुराया है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, तुम जानते हो ना। फू ने जल्दी से उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, और ये पैसे देखकर वो हंसते हुए कहती है पैसे कमाना कितना आसान है फू। और जू ये रोने का नाटक करते हुए कहने लगी थी कि अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो तुम लोग मुझे चेक कर सकते हो। और नैन भी रेड कलर का कपड़ा सबको दिखाते हुए कहती है कि एक कपड़े से क्या ही एविडेंस मिल जाएगा, और किसने कहा कि इसके अंदर इविल एनर्जी है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। शार जब अपनी पावर्स को फिर से यूज करने लगी थी तो तभी उसे नैन बोलती है कि अगर तुम अपनी बातों को पूरा ना कर सकी और कोई भी एविडेंस ना ला पाई तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर यहाँ पर अपोलोजाइज करना होगा। और इस पर शार भी फुल कॉन्फिडेंस से बोलती है कि अगर मैंने सब कुछ प्रूफ कर दिया तो तुम्हें भी यहाँ पर घुटनों के बल बैठ के अपोलोजाइज करना होगा। और नैन हंसते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं कर लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ होगा ही नहीं। शावर ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए सर्वेंट्स को एक तरफ भेज दिया था और वो जाकर चेक करने लगे थे, और फिर वो शावर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन शावर फिर से अपनी पावर्स का यूज करती है, जिससे उन सर्वेंट्स को वहाँ पर एक बॉक्स मिल गया था। और ये देखते हुए नैन कहने लगी थी कि मुझे लगता है ये सर्वेंट्स भी शावर के साथ मिले हुए हैं। और जो भी कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। और तभी शावर कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं, अगर तुम चाहती हो तो मैं उनको भी चेक करवा देती हूँ, पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। और ये बात सुनते हुए जो काफी ज्यादा डर गई थी और कहती है कि नहीं, कैमरास चेक करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर किसी को भी यहाँ पर मुझ पर शक है तो वो मुझे अभी फायर कर सकता है। और वो फू के सामने काफी ज्यादा ड्रामा करने लगी थी जब फू कहता है कि मेरे सामने इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की जरूरत नहीं है। शाओर फू फैमिली की यंग लेडी है क्योंकि ये मेरी वाइफ है और इस घर की हेड भी, इसीलिए इस घर का कोई भी फैसला ये ले सकती है। और ये बात सुनते हुए तो जो शॉक ही रह गई थी। इतने में हम सर्वेंट्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर लैपटॉप लेकर आ चुके थे और फू को दिखाते हैं कि जो ने ही ये सब कुछ यहाँ पर छुपाया था। लेकिन नैन तो अभी भी मानने वाली नहीं थी और नैन की बातें सुनते हुए जो भी कहती है कि हाँ प्रूफ करके दिखाओ, अगर मैंने ये बॉक्स यहाँ पर छुपाया भी तो इसमें ऐसा भी तो कुछ नहीं है, जरा दिखाओ तो इसमें क्या था। और नैन कहने लगी थी कि अगर लॉस हुआ था तो फू को भी तो इसके बारे में पता होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फू को एक कॉल आई थी जिसमें बताया गया था कि लास्ट मंथ उन्हें 30 मिलियन का लॉस हुआ है, लेकिन कैसे ये कोई भी नहीं जानता। तो शावर हंसते हुए कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि ऐसा ही होगा, अब जल्दी से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। और फू ने बिल्कुल ऐसा ही किया था और शावर के अकाउंट में वो 30 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। और शावर कहती है कि जल्दी से जो के अकाउंट की सारी डिटेल चेक करो। इस पर फू ने कॉल करके ये बोल दिया था कि मुझे जो के अकाउंट की सारी डिटेल्स चाहिए। और जो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए जमीन पर बैठकर अपना सर जमीन पर मारते हुए कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और ये देखकर नैन को और ज्यादा ड्रामा करने का मौका मिल गया था। नैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए फू को इमोशनल ब्लैकमेल करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में एक सर्वेंट वहाँ पर पानी लेकर आ रही थी और वो गंदा पानी नैन पर गिर गया था। और शावर हंसते हुए बोलती है मैंने कहा था ना तुमसे, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते। और फू शावर को लेकर घर के अंदर चला गया था और उसके जाने के बाद नैन जो को उठाती है और वो जो को लेकर घर के अंदर ही चली गई थी। और घर के अंदर जाते हुए फू को एक दफा फिर से कॉल आई थी और उसको बताया जाता है कि जो के अकाउंट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जिस पर शावर कहने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी जो पीछे से आते हुए बोलती है देखा, मैंने कहा था ना कि मुझ पर शक मत करो। वो तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो, तुम छोटे से थे जब मैंने तुम्हें पाला था। और नैन कहने लगी थी कि अभी हमें मौका मिल चुका है कि हम शावर से बदला लें। आंट जो, शावर ने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तो आप इसको थप्पड़ भी मार सकती हैं, इसको अपोलोजाइज करना होगा। और जो कहती है मैं तो सिर्फ एक सर्वेंट हूँ, मैं इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये तो इस फैमिली की लेडी है। लेकिन इतने में सर्वेंट्स के ढूंढने पर उन्हें वहाँ पर कुछ लॉटरी टिकट्स मिले थे जो कि जो के थे और वो लाकर दिखाते हैं, जिस पर नैन हंसते हुए कहती है कि 100 युआन से कोई क्या ही कमा लेगा, तुम्हें लगता है कि आंट जो ने यहाँ से 100 युआन चुराए। और शावर हंसते हुए कहती है कि बात 100 युआन की नहीं है, बात इस बॉक्स में छुपे 300 युआन के लॉटरी टिकट की है जो कि आपने छुपा लिया था।
और जो 30 मिलियन बनता है। अब जो जल्दी से नीचे जमीन पर उनके कदमों में गिरते हुए कहती है कि मुझे एक और चांस दे दे और मुझे माफ कर दे। लेकिन नैन अभी भी हार मानने वाली नहीं थी और वो कहती है कि क्या प्रूफ है कि जो आंट जो के पास पैसा है वो फू फैमिली का ही था। और शौहर हंसते हुए फू से बोलती है कि तुम्हें मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। और नैन कहने लगी थी कि तुम तो यहाँ पर सिर्फ फू को लूटने के लिए आई हो। और शाओ कहने लगी थी कि ज्यादा बातें मत करो, अगर मैंने यहाँ पर सब कुछ प्रूफ कर दिया तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो नैन। शाओ अपनी पावर्स का यूज करते हुए कुछ टेक्निक्स को आंट जो के ऊपर अप्लाई करती है जिससे उनके मुंह से ब्लड आने लगा था और नैन काफी ज्यादा घबरा गई थी। तभी शाओ कहती है कि ज्यादा घबराओ मत, मैंने तो सिर्फ ब्लैक मैजिक के ऊपर कुछ स्पेल कास्ट किया है, इससे कुछ भी नहीं होगा। और फिर बॉक्स को नीचे जमीन पर रखते हुए फू से कहने लगे थे कि फिक्र मत करो, हमारी फैमिली का जितना भी पैसा गया है वो सारी का सारा वापस आ जाएगा। इस पर नैन हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी बातों पर यकीन भी कौन करेगा। लेकिन जब कुछ देर में पैसे वापस नहीं आते तो नैन हंसने लगी थी और कहती है देखा मैंने कहा था ना। फू भी चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था और शाओर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके बाद उसने दोबारा से अपने पावर्स का यूज किया था। और नैन की तरफ देखते हुए बोलती है ओह तो ये सब कुछ तुमने किया, मैं पहुंच गई असली कल्प्रिट तक। और नैन बहुत ज्यादा घबरा गई थी और शाओर कहती है कि मुझे तो सारे पैसे चाहिए। तभी फू को कॉल आती है और उसको बताया गया था कि उसकी कंपनी ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जिससे उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। अब शौहर नैन को थप्पड़ मारने लगी थी और जैसे जैसे वो नैन को थप्पड़ मारती जा रही थी वहाँ पर फू को कॉल आती जा रही थी कॉन्ट्रैक्ट की। और शौहर हंसते हुए बोलती है कि इसके पास कितनी ज्यादा इविल एनर्जी थी जो कि इतने ज्यादा थप्पड़ मारने के बाद भी खत्म नहीं हुई। और कुछ ही देर में 30 मिलियन वापस आ चुके थे, जिस पर सारे सर्वेंट भी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि 30 मिलियन वापस आ गए। लेकिन नैन तो किसी ढीठ मिट्टी की बनी हुई थी और कहती है कि क्या प्रूफ है कि इसका मुझसे कोई लेना देना है, इसने मुझे इतने ज्यादा थप्पड़ मारे। और शौहर कहती है कि तुम शर्त हार चुकी हो, पैसे वापस आ गए हैं तो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो मुझसे और ये भौंकना बंद करो। नैन घुटनों के बल नीचे जमीन पर तो बैठ जाती है, लेकिन वो सोचने लगी थी कि शौहर मैं तुमसे बदला लूंगी, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है और मैं ये नहीं भूलूंगी। अब हम फू और शौहर को देखते हैं जो कि अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हैं कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। और उन सर्वेंट्स ने उन दोनों को धक्के देते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। और नैन ने सारा गुस्सा आंटजो पर किया था कि तुम्हारी वजह से मैं इस घर से निकल गई। आंटजो कहती है कि अब फू की शादी हो गई है, उसको भूल जाओ। लेकिन नैन बोलती है कि नहीं, मैं उसको नहीं भूल सकती, वो मेरा है। और नेक्स्ट सीन में हम फू और शौहर को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वहीं पर सूलिंग और मिस सू भी आ जाती हैं। और शौहर फू को बताने लगी थी कि मैं लव फैमिली से हूँ, मेरी पावर्स मुझे यही बता रही है। लेकिन ये बात सुनते हुए तो सूलिंग और सू शॉक ही रह गई थी और कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लव फैमिली तो बहुत ही ज्यादा रिच है। तभी सूलिंग ने चेक किया था और उसको ये बात पता चली थी कि लव फैमिली की डॉटर भी मिसिंग है। लेकिन मिस सू कहने लगी थी वो फिर भी ये नहीं हो सकती, इसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। तो सूलिंग दोबारा से चेक करने लगी थी और उसे वो जेड पेंडेंट दिखा था जो कि इस वक्त शौहर के गले में था। और सूलिंग कहती है कि यही है लव फैमिली की डॉटर, ये देखिए जेड पेंडेंट जो कि इसके गले में है, सेम ऐसा ही जेड पेंडेंट लव फैमिली ने भी अपलोड किया है। इस पर मिस सू कहने लगी थी कि लव फैमिली तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर ये लव फैमिली में गई तो बहुत ही ज्यादा रिच हो जाएगी। लेकिन अगर हम चले जाएं लव फैमिली में तो फिर हम इससे अपना रिवेंज ले सकते हैं। इस पर सूलिंग कहने लगी थी कि वो हमारी बात का यकीन क्यों करेंगे। और मिस सू कहती है करेंगे ना, जरूर करेंगे, मैंने सारी तैयारी कर ली है। और एक जेड पेंडेंट वो सूलिंग को पकड़ाती है। उसे देखकर सूलिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि फाइनली अब हम रिच हो जाएंगे और लव फैमिली में ये जाकर प्रिटेंड करेंगे कि मैं ही उनकी लॉस्ट डॉटर हूँ। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम फू और शौहर को देखते हैं जो कि लव फैमिली के पास जा चुके थे। और शौहर के सामने उसका छोटा भाई जिंग आ जाता है जो कि कहने लगा था कि आखिर तुम कौन हो। और फू को देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो फू बताता है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ और ये मेरी फियांसे है। और जिंग शौहर का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था कि इतनी पुअर फियांसे रखने की तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम्हें लड़कियों की कमी थी क्या फू। ये सुनकर शौहर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और शौहर कहती है कि मैं लव फैमिली की बेटी हूँ, इसीलिए बकवास करना बंद करो। और जिंग बोलता है कि तुम बकवास करना बंद करो क्योंकि मेरी सिस्टर तो पहले ही ढूंढी जा चुकी है और वो घर के अंदर है। और ये बात सुनते हुए शौहर भी हैरान रह गई थी और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो घर के अंदर हो, अगर तुम्हारी सिस्टर घर के अंदर है तो मैं कौन हूँ। जिस पर जिंग बोलता है वो तुम्हें पता होगा, मुझे क्या पता, अगर तुम्हें देखना है तो मैं अपनी सिस्टर से तुम्हें मिलवा देता हूँ। ये कहकर जिंग घर के अंदर चला गया था और फू और शौहर भी उसके पीछे ही चले गए थे। अंदर जाते हुए जिंग
वैन से कहता है कि ब्रदर देखिए कौन आया है। ये लड़की कह रही है कि ये है हमारी लॉस्ट सिस्टर। और वैन जैसे ही वहाँ पर शावर को देखता है तो सोचने लगा था कि ये लड़की बिल्कुल मदर की तरह दिख रही है। और मिस्सू कहने लगी थी कि इस लड़की की बातों पर यकीन मत करें, ये मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है जिसको मैंने घर से निकाल दिया था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बुरी है। और वैन कहने लगा था कि ये सच में तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है और ये सूलिंग ये तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी हो गई कि अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को तुमने घर से बाहर निकाल दिया अपनी अडॉप्टेड डॉटर के लिए। लेकिन तभी मिस्सू कहने लगी थी ये बहुत ही ज्यादा बुरी है, अभी आपको इसके बारे में पता नहीं है इसीलिए इसकी साइड ले रहे हैं। शावर अपना जेट पेंडेंट दिखाती है लेकिन सूलिंग ने भी अपना पेंडेंट सबको दिखा दिया था। और इस पर जिंग कहता है कि शावर तुम तो पूरा रेडी होकर आई हो। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर ग्रैंडपा आ चुके थे जो कि शावर को देखते हुए बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी की जैसी हो, तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। और इस पर जिंग कहने लगा था ग्रैंडपा ये नहीं, ये सूलिंग है हमारी सिस्टर। और इस पर ग्रैंडपा उसको मारते हुए कहते हैं कि मैं अंधा नहीं हुआ हूँ, अभी मैं सिर्फ बूढ़ा हुआ हूँ और मैं साफ देख सकता हूँ कि ये शावर ही मेरी बेटी है, हमारी फैमिली की लॉस्ट डॉटर। और ग्रैंडपा ने आइडेंटिफिकेशन के लिए दोनों के जेट पेंडेंट को भेज दिया था ताकि पता चल सके कि किसका पेंडेंट रियल है और किसका फेक। जिसके बाद वो दोनों वेट करने लगे थे। लेकिन जिंग बार बार बोल रहा था कि ये शावर का पेंडेंट ही फेक होगा। लेकिन हम ग्रैंडपा को देखते हैं कि उनकी हालत अचानक से खराब हो गई थी और वो बेहोश होकर गिर गए थे। लेकिन अभी भी जिंग शावर से फाइट कर रहा था और वैन बोलता है कि जिंग बस कर दो, ये कोई वक्त है लड़ाई करने का, ग्रैंडपा की हालत को देखो। तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी आ गए थे और ग्रैंडपा को चेक करने लगे थे। और डॉक्टर बोलता है कि ग्रैंडपा की हालत काफी ज्यादा सीरियस है, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन ये बातें सुनते हुए शावर कहने लगी थी कि मैं इनको बचा सकती हूँ। इस पर जिंग चीखने लगा था कि जब कोई डॉक्टर इनको नहीं बचा सकता तो तुम कैसे बचा सकती हो, आखिर तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या है। और सूलिंग भी यहाँ पर ड्रामा करने लगी थी और डॉक्टर को बुलाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे ग्रैंडपा को बचा ले। और वो डॉक्टर चेक करते हुए बोलता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब इनकी डेथ हो ही जाएगी, आप तो इनके मरने के लिए रेडी हो जाएं। लेकिन ये बात सुनते हुए वहाँ पर जिंग और वैन तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा से बहुत ही ज्यादा लव करते थे। और शावर बोलती है मैंने कहा है ना कि मैं ग्रैंडपा को बचा सकती हूँ। जिस पर जिंग कहने लगा था अगर तुम्हारे पास इतनी ही पावर है तो बताओ कि ग्रैंडपा को हुआ क्या है। लेकिन शावर कहने लगी थी कि सबसे पहले आप दोनों को मुझे पैसे देने होंगे। जिंग उन पर यकीन नहीं करता लेकिन शावर जैसे ही वहाँ पर लव फैमिली के बारे में उनको बताती है तो वैन कहने लगा था कि तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है। और वो कहता है कि नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन तुम इस पर बिलीव कर सकते हो क्योंकि ये सच बोल रही है। शावर वैन से पैसे मांगती है जिस पर जिंग कहने लगा था कि ये कौन सा तरीका है किसी को भी क्योर करने का, हम तुम्हें पैसे क्यों दें। और शावर कहने लगी थी क्योंकि इससे ही ग्रैंडपा ठीक होंगे, अगर पैसे देने हैं तो देख लो वरना ग्रैंडपा की डेथ हो जाएगी। वैन ने कुछ ही देर में पैसे दे दिए थे जिसके बाद वो देखते हैं कि ग्रैंडपा की हालत कुछ बेहतर होने लगी थी। और तभी शावर वहाँ पर जिंग के सामने आते हुए बोलती है कि अब तुम भी पैसे दो। लेकिन जिंग तो पैसे देने के लिए रेडी ही नहीं था और कहता है कि मुझे तो तुम पर यकीन है भी नहीं, तुम तो हो ही झूठी जो हमारे पैसे चुराने के लिए आई है। और तभी सर्वेंट कहने लगा था कि ग्रैंडपा की हालत ज्यादा खराब हो रही है। और वैन कहता है कि जिंग तमाशा बंद करो, तुम्हारे पास पैसे हैं तो सही, दे दो पैसे। और जिंग ने अपना मोबाइल निकालकर पैसे ट्रांसफर कर दिए थे जिसके बाद ग्रैंडपा की हालत कुछ ठीक होती है। और शावर कहने लगी थी कि जल्दी से और पैसे दो, ग्रैंडपा की हालत काफी ज्यादा सीरियस है और तुम्हें ज्यादा पैसे देने होंगे। जिस पर जिंग बोलता है कि वैन से तो तुमने नहीं लिए। और शावर कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमसे तो ले रही हूँ ना। वो लोग कुछ देर वेट करते हैं लेकिन ग्रैंडपा को अभी तक होश नहीं आया था। और जिंग चीखने लगा था कि ये लड़की तो है ही झूठी। और सूलिंग को भी मौका मिल गया था और कहती है कि मैं इसके साथ बचपन से हूँ, ये लड़की बहुत बड़ी झूठी है और इसको सिर्फ पैसे चाहिए। और मिस्सू नीचे जमीन पर बैठते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दे जो कि मैं इसको अच्छे से सब कुछ सिखा नहीं पाई, ये सब मेरी गलती है, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो इसको सजा देने के लिए घर से भी निकाल दिया था। और हम शावर को देखते हैं जो कि उनकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए बस अपनी पावर्स का यूज करते हुए यही चेक कर रही थी कि ग्रैंडपा कब होश में आएंगे। और अचानक से बोलती है कि लोग ग्रैंडपा होश में आ गए। और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा अपनी आंखें खोलते हैं। ग्रैंडपा शावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचा ली। और ये देखकर सूलिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन मिस्सू कहने लगी थी फिक्र मत करो, अभी आइडेंटिफिकेशन रिजल्ट्स नहीं आए हैं, हम बच जाएंगे। शावर फिर से अपना मोबाइल निकालते हुए कहती है कि आपको पैसे ट्रांसफर करने होंगे। और उसने अपना मोबाइल जिंग और वैन के सामने भी कर दिया था और वैन ने उसको 20 मिलियन ट्रांसफर भी कर दिए थे। जिस पर जिंग कहता है कि आपने इतने ज्यादा पैसे क्यों ट्रांसफर किए। और वैन कहता है कि मेरे लिए मेरे ग्रैंडपा की हालत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
इसने ग्रैंडपा को बचाया है तो इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता था। लेकिन जिंग तो अभी भी शॉर पर यकीन नहीं कर रहा था और शॉर से झगड़ा ही किए जा रहा था और इस पर शॉर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और शॉर कहती है कि मुझे मार्शल आर्ट स्किल्स भी आती हैं, लेकिन जिंग अभी भी चुप नहीं किया था तो शॉर ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे चुप करवा दिया था और वो बात भी नहीं कर पा रहा था। और वैन हंसते हुए बोलता है कि 100 युआन तो तुम अफोर्ड कर सकते थे जिंग, तुम्हें पैसे दे देने चाहिए थे, अब भुगतो। अब सोलिंग भी ग्रैंडपा के पास आकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडपा कहने लगे थे कि अभी सबके सामने सच नहीं आया है तो मेरे साथ ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब मिस सुबे फिर से अपनी वही खिसी पिटी कहानी सुनाने लगी थी कि मैंने अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को घर से बाहर निकाल दिया जैसे उनके सामने खड़े सभी बेवकूफ हैं। और हम जिंग को देखते हैं जो कि बार बार वहाँ पर शॉर को यही कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ठीक कर दो, तो शॉर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे ठीक कर देती है। और जिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में शॉर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और वो शॉर से फाइट करने लगा था। और शॉर कहती है कि सच सामने आने के बाद तुम्हें इस बात पर रिग्रेट होगा, लेकिन जिंग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि सच वही है जो कि मुझे पता है। जिसके बाद जिंग कहने लगा था कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मेडिकल फीस दे दी है, अब तुमने मेरी सिस्टर को जो बुली किया है मैं उसका हिसाब तुमसे लूंगा। और इस पर सोलिंग कहती है कि ब्रदर देख ले, पहले भी इसने आपको टॉर्चर किया था, ये दोबारा कर सकती है। और ये बात सुनते हुए तो जिंग खांस नहीं लगा था। अब शॉर कहने लगी थी कि यहाँ पर सोलिंग और सू एक साथ मिलकर आकर तुम सबको बेवकूफ बनाने लगी हैं और जिंग तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो कि इनकी बातों में भी आ गए। सोलिंग वहाँ पर जिंग के पास आते हुए बोलने लगी थी कि ब्रदर ये मुझे फिर से बुली कर रही है, प्लीज मुझे बचा ले इससे। और जिंग शॉर से फाइट करने लगा था जब शॉर कहती है कि तुम्हारी आंखें अब खोलनी ही पड़ेंगी। और सोलिंग हंसते हुए बोलती है कि आखिर तुम ऐसा क्या ही कर लोगी। तभी हम शॉर को देखते हैं जिसने अपने पावर को इकट्ठा करके एक टेक्निक का यूज करते हुए ऊपर अपना ऑरा आसमान की तरफ छोड़ दिया था और हमें बहुत ज्यादा लाइटिंग आसमान की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। और इसके साथ ही हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि जिंग और वैन का डैड था। वो उनके सामने आते हुए बोलता है कि तुम कुत्ते हो क्या, पागल बनना बंद करो और अपनी ये आंखें खोलो, यही तुम्हारी सिस्टर है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर ग्रैंडपा भी कहने लगे थे कि ग्रैंडपा आप यहाँ पर। वो आते ही जिंग को थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं कि ये तुम्हारी सिस्टर है, तुम पागल हो या अंधे हो जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। और उन सब के वहाँ से गायब होने के बाद ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, शावर 20 सालों के बाद तुम हमारे घर में वापस आई हो, फाइनली तुम वापस आ गई। और मिस्सू कहने लगी थी कि इस लड़की को ब्लैक मैजिक आता है इसलिए आपको बेवकूफ बना रही है, इसकी बातों में मत आए। लेकिन तभी हम फू को देखते हैं जो कि उन सबसे कहने लगा था कि मैंने आपको ईमेल भेजी है, जल्दी से उसको पढ़ें और मुझे पूरा यकीन है कि उसको पढ़ के आप रोएंगे नहीं। अब ग्रैंडपा शॉवर से पूछने लगी थी कि सू फैमिली में तुम्हें बुली तो नहीं किया गया, जिस पर शॉवर कहने लगी थी कि जब मैं बच्ची थी तब मुझे बुली किया गया और उसके बाद जब मैं बड़ी हो गई तो मैं बाहर निकलकर खुद कमाने लगी, लेकिन उसके बाद भी मुझे बुली किया जाता था। मुझे आज भी याद है कि जब सोलिंग पानी में गिर गई थी और मिस सू ने मुझे भी पानी में धक्का दे दिया था ताकि मैं जाकर उसको बचा के लेके आऊँ। मास्टर ने मुझे बोला था कि मैं इस सू फैमिली में इसीलिए गई हूँ ताकि मैं डिजास्टर से इन सबको बचा सकूं, और इन्होंने मुझे एक टूल की तरह ही यूज किया। और सोलिंग जिंग के पास आते हुए बोलने लगी थी कि क्या तुम भी इनकी बातों पर यकीन कर लोगे, तुम तो मेरे भाई हो ना, मेरी बात पर यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। और इस पर जिंग कहने लगा था कि शुरू से आकर तुम दोनों माँ बेटी मुझे बेवकूफ बना रहे हो और समझते हो कि बार बार मैं तुम दोनों के हाथों बेवकूफ बन जाऊंगा। और वो शॉवर से बोलने लगा था कि चलो हम घर चलते हैं। और इस पर ग्रैंडपा कहने लगे थे कि ओए लड़के, तुम मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो, मेरी आंखों के सामने इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो, ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, किससे परमिशन ली तुमने। और तभी वो कहने लगा था कि आप सबसे पहले सू फैमिली के तो सारे मेटल्स को डील कर लें, उसके बाद आप शॉवर के बारे में सोचिएगा। और इस पर ग्रैंडपा जिंग को अपनी स्टिक मारते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये दोबारा से हमसे दूर चली जाएगी। और जिंग कहता है कि ग्रैंडपा बिल्कुल भी फिक्र मत करें, सू फैमिली को तो मैं देख लूंगा। ये कहते हुए जिंग ने कॉल की थी और बोलता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सू फैमिली को बैंकरप्ट कर दो, 3 मिनट के अंदर मुझे दोबारा कॉल बैक करना। और ये देखकर तो सोलिंग चीखते हुए कहती है कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, सू फैमिली ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है और उसका तुम ये सिला दोगी। जिसके बाद हम आंट सू को भी देखते हैं जो कि रोते हुए कहने लगी थी कि अगर मैं ना होती तो तुम कब की स्ट्रीट में पड़ी मर चुकी होती ठंड की वजह से, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया और आज तुम हमारे साथ ये करोगी शॉवर। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि मिस सू को कॉल आई थी और उनके हस्बैंड बोलते हैं कि आखिर तुम दोनों ने किया क्या है, सबसे पहले वो फैमिली को ऑफेंड किया और अब लाओ फैमिली को, तुम दोनों पागल हो चुकी हो क्या, हमें बैंकरप्ट कर दिया।
इस पर मिस सू तो रोने लगी थी और सूलिंग जिंग से बोलती है कि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी स्वीट सिस्टर तो बन ही सकती हूँ। लेकिन तभी जिंग गार्ड से बोलता है कि इन दोनों को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दो, और गार्ड्स उन दोनों को वहाँ से लेकर जा चुके थे। और उनके जाने के बाद जिंग शावर से माफी मांगने लगा था और शावर कहती है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बाहर आते ही सूलिंग और मिस सू काफी ज्यादा गुस्से में थी और मिस सू कहती है कि आखिर ये शावर हमारी जिंदगियों में क्यों आई। लेकिन तभी सूलिंग कहती है कि मैं इससे बदला लूंगी और अपने सामने नैन को देखती है जो कि गाड़ी में बैठी हुई थी। तो सूलिंग भागते हुए नैन के पास जाती है और नैन के गाड़ी के डोर पर नॉक करती है। नैन जैसे ही शीशा नीचे करती है तो नैन उसकी तरफ देखने लगी थी और सूलिंग से बोलती है कि आखिर तुम कौन हो, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। और सूलिंग नैन से कहने लगी थी कि मैं कौन हूँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि हम दोनों का एनिमी सेम है। और नैन बोलती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो इस पर सूलिंग कहने लगी थी कि शावर का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो ये नाम सुनते हुए नैन कहती है कि यहाँ पर बात करना ठीक नहीं होगा, आकर गाड़ी में बैठो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जा चुके थे, जहाँ पर जाकर मिस सू रोते हुए बोलती हैं कि उस शावर की वजह से हम बैंकरप्ट हो गए। और इस पर नैन कहने लगी थी कि वो तो एक पुअर सी लड़की है, उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज तो नहीं है कि वो ये सब कर सके। और सूलिंग बोलती है कि अभी आप उसको जानती नहीं है, उसे ब्लैक मैजिक आता है और सबसे पहले तो उसने लव फैमिली के साथ अपने रिलेशन डेवलप किए और उसके बाद उसने वाइस प्रेसिडेंट पर पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट बस उसकी ही बात सुनते हैं। तुम्हें पता है वाइस प्रेसिडेंट ने लव फैमिली के बीच में खड़े होकर हमसे फाइट की उस शावर के लिए। क्या तुम नहीं चाहती हो कि वो वाइस प्रेसिडेंट उस शावर से दूर हो जाए और तुम्हें मिल जाए? तुम अगर ऐसा चाहती हो तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। नैन कुछ सोचने लगी थी, जिसके बाद वो 1 मिलियन का चेक सूलिंग को पकड़ाते हुए कहती है कि ये 1 मिलियन है और जैसे ही काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें एक और मिलियन दूंगी, लेकिन मुझे शावर की डेड बॉडी चाहिए, मार दो उसको। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम शावर को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी और रास्ते पर ही उसे किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद उसे एक अजीब सी जगह पर ले गए थे। और फिर हम देखते हैं कि उसे रस्सियों से चेयर पर बांधा गया था और उसके मुंह पर पानी फेंककर उसे होश में लाया जाता है। और वो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखती है तो उसके सामने मिस सू और सूलिंग खड़े थे, जिसे देखकर वो शॉक होते हुए कहती है आप दोनों। और सूलिंग कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगी, बचपन से अब तक तुम मुझे इतना भी नहीं पहचान पाई हो। और इस पर शावर कहने लगी थी कि तुमने मुझे किडनैप तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लग रहा कि जो भी लोग मेरी फैमिली में हैं वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इस पर सूलिंग कहती है ये बात तुम कर रही हो, अगर तुम ना होती तो लव फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर अभी मैं होती, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। सूलिंग अब शावर की तरफ देखकर कहने लगी थी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। ये कहकर वो अपना मोबाइल निकालते हुए वीडियो बनाने लगी थी और अपने साथ खड़े दोनों गुंडों को बोलती है कि इसको मजा चखाओ। इससे पहले कि वो दोनों लोग आगे बढ़ते, शावर ने अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसके बाद फिर से अपनी टेक्निक्स और पावर्स का यूज करते हुए मिस सू को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। तभी मिस सू जाकर उसको खोलने लगती हैं और सूलिंग चीखने लगी थी कि मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, इसको क्यों खोल रही हैं? और मिस सू कहती हैं कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे हाथ पैर मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये जैसा चाह रही है वैसा हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही। और खुलते ही शावर कहती है कि तुम दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और उसके बाद अपनी पावर्स का यूज वो सूलिंग और सू दोनों पर कर देती है, जिससे वो आपस में ही फाइट करने लगी थी, जबकि वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में थी ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम नैन को देखते हैं जो कि फू से मिलने के लिए गई थी और फू कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से निकलो। और इस पर नैन कहने लगी थी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम बचपन से साथ हैं, तुम मुझे ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। और तभी फू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे कहता है जाकर चुपचाप अपना सामान पैक कर लो। तभी नैन के पास और कोई भी रास्ता नहीं था तो वो अपने रूम में जाती है और अपना सामान पैक करके दोबारा से फू के सामने आ चुकी थी, ताकि किसी भी तरह से बस वो फू को सेड्यूस कर ले और वो उसको इस घर से ना निकाले। अब नैन फू से कहने लगी थी कि मैंने बहुत सोचा है और मैं यहाँ से जाने के लिए रेडी हूँ और तुम्हारी खुशी में खुश भी, आखिर 10 साल हमने साथ गुजारे हैं, क्या तुम मेरी सिर्फ एक बात मान सकते हो? जिस पर फू कहता है कि कौन सी बात? तो वो कहने लगी थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ, बस आखिरी बार, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नजर नहीं आऊंगी। फू को शावर की बात याद आई थी जब शावर ने उसे कॉल करके बोला था कि आज पूरा दिन तुम घर से बाहर मत निकलना क्योंकि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मैं जब घर आऊंगी तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और ये बात याद करते हुए फू कहने लगा था कि मैं बाहर कहीं भी नहीं जा रहा। और नैन फिर से उसे मनाने की ट्राई करने लगती है
और नैन कहती है ठीक है बाहर नहीं जाओगे लेकिन मेरे साथ तुम टी तो पी ही सकते हो। ये कहते हुए उसने टी बनाना स्टार्ट कर दी थी और वो स्टील के अंदर ड्रग्स मिला देती है जो कि उसने फू को दे दिए थे। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं जो कि शावर को लेकर फू फैमिली की तरफ ही आ रहा था और वो एक दूसरे से मजे से बातें भी कर रहे थे। और हम फू को देखते हैं जिसके ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था और वो नैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने क्या मिलाया था इसमें। और नैन हंसते हुए कहती है कुछ भी तो नहीं, बस कुछ ऐसी मेडिसिन जिससे तुम ठीक से सो सको। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि फू सो चुका था। नैन उसको हक करने की कोशिश करती है कि इतने में जिंग और शावर वहाँ पर आ चुकी थी और जिंग चीखते हुए कहता है कि फू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को धोखा देने की। और उन दोनों की आवाज सुनते हुए नैन उनकी तरफ देखने लगी थी और नैन खड़े होते हुए बोलती है कि बस एक दफा फू होश में आ जाए फिर ये मुझे ही चूज करेगा और तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देगा। और इस पर शाओ कहने लगी थी कि पहली बार किसी मिस्ट्रेस को देखा है जो कि अपने गलत काम पर इतनी ज्यादा प्राउड भी है। नैन कहती है कि नहीं, फू मुझे लाइक करता है, वो बस भूल गया है। और शावर कहने लगी थी फू क्या कोई छोटा बच्चा है जो कि भूल गया कि वो तुम्हें लाइक करता है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर वो तुम्हें लाइक करता तो कब का वो तुम्हें प्रपोज कर चुका होता, लेकिन वो मुझे लाइक करता है, उसने मुझसे शादी की और वो मेरे साथ है। और नैन कहने लगी थी कि बकवास बंद करो, हम दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे, अगर तुम ना आई होती तो ये अब मेरा हस्बैंड होता। यानी कि कोई इंसान सच देखकर इतना अंधा कैसे हो सकता है। और नैन कहने लगती है कि एक दफा बस फू को मुझसे शादी कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुमने पंगा किससे लिया है। मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन शावर उसकी बात ना सुनते हुए आगे बढ़ते हुए कप को चेक करने लगी थी और कहती है ओह तो तुमने इसको ड्रग्स पिलाए हैं। और जिंग हंसते हुए कहता है कि नैन की बॉडी पर जो भी निशानात हैं वो भी इसने खुद ही बनाए हैं ताकि हमें बेवकूफ बना सके और इसे लगता है कि इसकी बातों में आकर हम बेवकूफ बन भी जाएंगे। इसने सबको अपने जैसा समझ लिया है क्या? नैन तो भी उनकी बातों में आने वाली थी ही नहीं, इसीलिए जिंग और शावर एक दूसरे से बातें करते हुए बोलते हैं कि लगता है हमें पुलिस को कॉल करनी ही पड़ेगी। लेकिन नैन उनको रोकते हुए बोलती है कि शावर ये तुम्हें लाइक नहीं करता है और तुम भी तो इसको लाइक नहीं करती हो, ये बात बोल दो। और शावर कहती है कि हाँ मैं इसको लाइक नहीं करती हूँ। और इतने में फू को होश आ गया था और नैन उसके पास बैठते हुए बोलती है फू तुमने सुना इसने क्या कहा? ये तुम्हें लाइक नहीं करती है, इसे बस पैसा चाहिए जो कि तुमसे इसको मिल रहा है, ये यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए है। इस पर फू कहने लगा था कि हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया और ये कहकर वो खड़ा हो गया था। तो नैन कहती है कि तुम्हें पता है बचपन से मेरी सिर्फ एक ही विश थी तुमसे शादी करना, तुम रिच हो या फिर पुअर, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस पर शावर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फू एक कॉल करते हुए बोलता है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो शावर के नाम पर ट्रांसफर कर दो। और ये बात सुनकर तो नैन शॉक ही रह गई थी और फू अनाउंस करता है कि फूजी ग्रुप की ओनर अब से शावर है। और इसके बाद वो नैन की तरफ देखकर कहने लगा था कि अब तो मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, तो क्या अभी तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? लेकिन इस पर नैन बोलती है कि तुमने सब कुछ तो इसको दे दिया, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस पर फू कहने लगा था कि तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, मैं पुअर हूँ तब भी तुम मेरे साथ रह लोगी, तो इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रही थी और सिर्फ मेरा यूज कर रही थी। लेकिन अभी हम फू को देखते हैं जो ये सारी बातें कह ही रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो नीचे गिर जाता है और उसे देखकर जिंग और शावर दोनों ही परेशान हो गए थे और नैन से पूछने लगे थे कि तुमने ये क्या किया। इस पर नैन हंसते हुए बोलती है कि मैंने जो भी किया है लेकिन ये बहुत जल्द मरने वाला है। शावर कहती है कि मुझे बताओ तुमने क्या किया, लेकिन जब नैन नहीं बताती तो शावर अपनी पावर्स का यूज करके फू को ट्रीट करने लगी थी। और नैन कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं फू को इसका एंटीडोट दे दूं तो फिर शावर को मेरे सामने नील डाउन होकर अपोलोजाइज करना होगा। शावर इसके लिए मान चुकी थी और जैसे ही खड़ी होती है तो फू उसका हाथ पकड़कर उसको रोकता है। और तभी शावर नैन से कहने लगी थी कि मुझे पूरा यकीन है मैं फू को ट्रीट कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है ही नहीं। और इस पर नैन हंसते हुए कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसको ट्रीट कर सकती हो तो एक दफा ट्राई करके देख लो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, 7 दिन के अंदर फू मरने वाला है। और इस पर शावर कहती है कि अभी 7 दिन बाकी है ना मेरे पास। और फू की तरफ देखते हुए बोलती है कि फू मैं तुम्हें बचा लूंगी। और उसके बाद वो कोई स्टिक ढूंढने लगी थी और बेसबॉल बैट को उठाते हुए कहती है कि इससे तो चोट नहीं लगेगी, और फिर हथौड़ा उठाकर वो नैन की तरफ आने लगी थी। जब जिंग रोकते हुए कहता है कि शावर ये तुम क्या कर रही हो? और जिंग कहता है कि तुम यहाँ पर लोगों को बचाने वाली हो या फिर मारने वाली हो? लेकिन शावर उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करती और फू से कहती है कि क्या तुम रेडी हो? जिस पर फू कहने लगा था कि अभी तो रेडी नहीं हो, लेकिन जैसा तुम्हें सही लगे। और शावर ने नैन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि नैन के माउथ से ब्लड आता है। और नैन कहती है ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे हर्ट करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन ये सब मेरे साथ कैसे हुआ? और फू कहता है कि मुझे तो एक दफा भी चोट नहीं लगी।
अब शाओर टेबल पर बैठ चुकी थी और फिर वो नैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि अभी भी तुम्हें मुझे बताना है या फिर नहीं, ये फैसला तुम पर है, एक दफा तुम सोच लो। हाँ, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो फिर देख लो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और इसके साथ ही शाओर अपनी टेक्निक का यूज करने लगी थी जिससे नैन को वो टॉर्चर कर रही थी। और नैन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी नैन बहुत ही ज्यादा ढीठ थी जो कि उसे कुछ नहीं बता रही थी। तो शाओर डिसाइड करती है अपनी एक और टेक्निक का यूज करने के लिए और वो नैन के ऊपर एक ऐसी टेक्निक अप्लाई करती है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होने लगी थी पूरी बॉडी पर। और नैन बोलती है शाओर तुम बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो, जिस पर शाओर बोलती है तुम मुझसे ज्यादा क्रूअल हो। वो शाओर पर अटैक करने के लिए जाती है लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाई थी। और तभी शाओर जिंग से कहती है कि मिरर लेकर आओ और इसको दिखाओ कि इसके चेहरे की हालत हो क्या गई है। और ये सब सुनते हुए नैन फौरन से मान गई थी सब कुछ बताने के लिए, जिसके बाद शाओर फू को बचा लेती है और नैन वहाँ से जाने लगी थी। जब शाओर कहती है कि तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ से जाने की, और नैन कहती है कि तुम्हारा काम तो हो गया, मैं यहाँ से जा सकती हूँ। लेकिन उसे शाओर बोलने लगी थी कि जो कुछ भी तुमने इस फैमिली से लिया है इसको वापस करो, वो सारा पैसा जो कि तुम्हारे पास है। नैन वो पैसा वापस करती है लेकिन तभी शाओर कहने लगी थी कि ये कपड़े, ये जूते, ये इयररिंग्स, ये ज्वेलरी, ये सब कुछ वो फैमिली का ही है। कुछ ही देर में फू को कॉल आती है और उसको बताया गया था कि वो बहुत ही ज्यादा रिच हो गया है। और उसके बाद पुलिस को बुलाते हुए शाओर ने नैन को पुलिस के हवाले कर दिया था। और उसके बाद फू शाओर से कहता है कि अब हम साथ खुश रहेंगे। और जिंग कहता है कि जल्दी से जल्दी दोनों शादी कर लो लेकिन पहले मुझे मनाना होगा। और इसके साथ ही हमारे इस ड्रामा की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें। और इस ड्रामा में आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।